हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैडम सिविक्स में ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, मैडम कश्मीर समस्या बता दीजिए। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना मैं स्टार्टिंग से ही जो आपकी सेकेंड ईयर की सिविक्स है उसको शुरू से वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं। तो मैं एक स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती है तो इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। लेकिन उस चैप्टर को समझने के लिए और जो सिविक्स का आपका फर्स्ट पार्ट है उसको समझने के लिए हमें जो है पहले शीत युद्ध के बारे में जानना होगा, कुछ बातें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाननी होगी। और ये हमारे पूरे सिविक्स का बेस है। अगर हम ये शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें आगे के चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध भी कहा जाता है और इसको सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। बच्चों, मैं आपको इस नज़रिए से नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपको केवल सेकेंड ईयर सिविक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरा पढ़ाने का नज़रिया ये है कि आप आगे जितनी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपका ये सब पढ़ा हुआ उसमें भी काम आए। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो केवल आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं बल्कि आगे की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उसमें आप जब भाग लेंगे उसमें भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 के बीच में हुआ, जिसको महान युद्ध भी कहते हैं और उसको कहा जाता है सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध। ये कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनका जिक्र कर रही हूँ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जैसे कि आप जानते हैं ये शुरू हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो खेमों में बट गया था द्वितीय विश्व युद्ध। एक खेमा था मित्र राष्ट्र और एक खेमा था धुरी राष्ट्र। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ? शुरू किया था जर्मनी ने। तो ये जो धुरी राष्ट्र वाले जो देश हैं जिसमें कि इटली है, जर्मनी है, जापान है, ये वो देश हैं, ये तीनों वो देश हैं जिन्होंने कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया। और इन देशों के हमलों को, इन देशों के आक्रमण को रोकने के लिए ये चार देश इकट्ठे हुए जिन्हें कहा जाता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र युद्ध रोकने के उद्देश्य से इन्होंने गठबंधन बनाया था अपना, जिसमें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये चार देश मुख्य थे। और अंत में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो विजय मिली वो मित्र राष्ट्रों को मिली। और इसमें इटली ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। लास्ट में आके 1945 में जर्मनी ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और सबसे बाद में जापान ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किसने किया था? जर्मनी। जर्मनी जो कि यूरोप का देश है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था क्योंकि उस वक्त सभी जो बड़े बड़े देश थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, पूरे विश्व में अपने उपनिवेशों को बढ़ाना चाह रहे थे, जिससे कि वो अपना कुछ मुख्य बातें जो द्वितीय विश्व युद्ध की थी अभी तक आपको ये समझना है। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ। धुरी राष्ट्र वो या राष्ट्र थे जिन्होंने युद्ध प्रारंभ किया था। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों ही धुरी राष्ट्र थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ किया। जापान एशिया का देश है, जर्मनी यूरोप का देश है और इटली भी यूरोप का देश है, लेकिन इटली के कुछ भाग अफ्रीका में भी आते हैं। और सोवियत संघ यूरोप का है, ब्रिटेन भी यूरोप का है, फ्रांस भी यूरोप का है और अमेरिका, तो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो है वो महाद्वीप का देश है।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें द्वितीय विश्व युद्ध की जो हमें आगे जाननी है, जिसको ध्यान में रखना है, वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यूरोप महाद्वीप है, सोवियत संघ भी यूरोप में आता है, ब्रिटेन भी यूरोप में आता है, फ्रांस भी यूरोप में आता है और जर्मनी भी यूरोप में आता है। ये सारे देश यूरोपीय देशों में आते हैं। स्टार्टिंग जर्मनी ने किया था युद्ध आरंभ। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ब्रिटेन पर भी आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया और रूस, जो कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है, उस पर भी आक्रमण कर दिया। जापान ने अमेरिका के द्वीप होनोलुलु, इस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सबकी नीति एक ही थी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने तो स्टार्ट किया था, जर्मनी का साथ इटली ने दिया, जापान ने दिया और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इन सभी पर आक्रमण किए। सर्वप्रथम इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी ने भी हार मान ली और लास्ट तक जापान टिका रहा। लेकिन जापान में अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके। आप जानते हैं 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से परमाणु बम फेंका गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है फैटमैन के नाम से परमाणु बम फेंका गया। तो जो जापान के बहुत बड़े औद्योगिक नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए और फिर आखिर में जापान ने भी 1945 में जो है वो हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध आरंभ हुआ। शीत युद्ध का समय आरंभ हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1991 में चला। शीत युद्ध, शीत का मतलब कोल्ड वार। शीत युद्ध का मतलब ये है कि जो देश शीत युद्ध लड़ रहे थे वो आपस में हथियारों से नहीं लड़ रहे थे, उनमें जुबानी जंग होती थी। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के लिए गलत बयानबाजी करना, चाहे रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन आमने सामने आकर हथियारों के साथ कभी भी शीत युद्ध नहीं लड़ा गया। तो ऐसे ही युद्ध को, जिसमें हथियारों के साथ आमने सामने लड़ाई नहीं होती है बल्कि पीठ पीछे बयानबाजी करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वो शीत युद्ध कहलाता है। तो द्वितीय युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और ठीक 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। अब ये डेट आपको याद रखनी है कि शीत युद्ध का समय, शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक चला। अब शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? शीत युद्ध के दौरान जो पूरा विश्व था वो 2 गुटों में बट गया। एक गुट पश्चिमी गुट कहलाया, जिसको पहली दुनिया के नाम से भी जाना गया और इसका जो नेता था वो था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो पूर्वी गुट था वो दूसरी दुनिया कहलाई, उसका जो नेता था वो सोवियत संघ था और सोवियत संघ को USSR भी कहा जाता था। आप जब संसार के नक्शे में देखोगे बेटा, तो जो संसार के नक्शे में यूरोप है वो पूरब की तरफ है और जो अमेरिका है वो पश्चिम की तरफ है। तो जो पश्चिम वाले भाग में अमेरिका है तो अमेरिका को नाम दिया गया पश्चिमी गुट, अर्थात पहली दुनिया। अब आप जानते हैं कि भैया अमेरिका तो अपने आप को विश्व का दादा समझता है। वो कहता है सबसे पहले कौन है पूरे विश्व में? हमारा देश अमेरिका है। इसलिए अमेरिका को पहली दुनिया कहा गया और दूसरी दुनिया कहा गया सोवियत संघ को। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जो पहली दुनिया की इम्पॉर्टेंट बात जो पश्चिमी गुट की थी, जिसको कि अमेरिका लीड कर रहा था, उसमें जो देश थे उन सब की विचारधारा पूंजीवादी थी। अब पूंजीवादी को उदारवादी भी कहा जाता है। पूंजीवादी का मतलब जिसमें अधिकतर चीज़ें प्राइवेट होती हैं, निजीकरण को महत्व दिया जाता है
और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। और जो पूर्वी गुट यानी कि दूसरी दुनिया थी, जिसका लीडर सोवियत संघ था, उनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी या साम्यवादी थी। समाजवादी या साम्यवादी का मतलब कि जिसमें अधिक से अधिक चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सारी चीज़ों पर मोस्टली सरकार का नियंत्रण होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट को पहली दुनिया कहा जाता है, जिसका लीडर अमेरिका था। पूर्वी गुट को दूसरी दुनिया कहा गया, जिसका लीडर सोवियत संघ था। अमेरिका पूरे विश्व के सभी देशों को लालच देकर, लालच कैसे देकर कि पैसों का लोन का लालच देकर, सैनिकों के द्वारा सहायता देकर, इस तरीके का लालच करके ज़्यादा से ज़्यादा संसार के देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। और पूंजीवादी जो देश अमेरिका था वो समाजवाद का विरोध करता था। वो कहता था, उनका कहना है अमेरिका का, कि जो समाजवादी होते हैं वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है। जबकि जो सोवियत संघ है, जिनकी विचारधारा समाजवादी थी, अर्थात उन देशों में सरकार, सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है। हॉस्पिटल हैं तो सरकारी, स्कूल हैं तो सरकारी, बिजली है तो सरकारी, सड़क बन रही है तो सरकारी, सभी चीज़ें जो हैं हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल होता है। इनका मानना ये था कि जो पूंजीवादी विचारधारा है वो खराब विचारधारा है, क्योंकि पूंजीवादी में गरीबों का शोषण किया जाता है। जो अमीर लोग हैं वो तो और पैसे वाले बनते जाते हैं, और जो गरीब हैं वो बेचारे और गरीब बनते जाते हैं। मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो पूंजीवाद को पसंद नहीं करते हैं। जो पूंजीवाद विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं समाजवाद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये समाजवाद का विरोध करते हैं। तो पूरे विश्व में अमेरिका चाहता था कि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवादी विचारधारा अपनाएं, मेरे खेमे में आए, और उधर सोवियत संघ चाहता था कि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो समाजवादी विचारधारा अपनाएं और मेरे खेमे में आएं। शीत युद्ध के कारण क्या थी? शीत युद्ध का पहला कारण अब हमने पढ़ा ना, शीत युद्ध जो है 1945 से 1991 तक चला। तो ये शीत युद्ध के कारण क्या कारण थे कि जो अमेरिका, पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया, अमेरिका और रूस में? इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। शीत युद्ध का पहला कारण तो था महाशक्ति बनने की होड़। महाशक्ति कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका पूरे विश्व को मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता था, सबसे पूरे विश्व का नेता बनना चाहता था, और इधर सोवियत संघ भी ये चाहता था कि भाई मैं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनूं। दूसरा है विचारधारा की लड़ाई। जैसे मैंने बताया, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है तो वो पूंजीवादी का समर्थन करता है, समाजवाद का विरोध करता है, और सोवियत संघ क्योंकि समाजवादी है तो वो पूंजीवाद का विरोध करता है। तो शीत युद्ध का एक कारण ये भी था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, और दोनों अपनी ही विचारधाराओं को अच्छा बताते थे और दूसरे की विचारधारा को खराब बताते थे। और एक इम्पॉर्टेंट कारण, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण माना जाता है, वो ये था कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका तो रूस जो है सोवियत संघ वो हक्का बक्का हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। जबकि जो अमेरिका के साथी थे फ्रांस और ब्रिटेन, वो जानते थे कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। तो
जो सोवियत संघ है उसका ये कहना था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो हम चारों ने मिलकर लड़ा है, अमेरिका भी, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी और सोवियत संघ, चारों ने मिलकर लड़ा है। तो अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कि मेरे पास परमाणु बम है वो मुझे नहीं बताई, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन को इस बात की जानकारी थी। तो ये यहाँ से भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग अमेरिका और सोवियत संघ में बढ़ गई। एक कारण ये भी था कि क्योंकि जब युद्ध हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी ने बुरी तरीके से सोवियत संघ पर आक्रमण करके उनके लोगों को, उनके जनधन को नष्ट किया था। तो जो रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो अगर मैं कहती हूँ रूस, तो रूस का मतलब सोवियत संघ है। तो रूस या सोवियत संघ के जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से कहा कि भाई मेरे पीछे जर्मनी मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो तुम दूसरी तरफ से जर्मनी के ऊपर आक्रमण करो, जिससे कि जर्मनी की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उसको दो तरफ से लड़ना पड़ेगा। एक तरफ से वो सोवियत संघ से लड़ेगा और दूसरी तरफ से वो जो है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से लड़ेगा, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, जिससे कि वो जो सोवियत संघ पर हमले कर रहा है, रूस पर हमले कर रहा है, उसके हमलों में कमी आएगी। लेकिन जो ये पश्चिमी देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन्होंने जो दूसरा मोर्चा जो खोला, उसमें जानबूझकर देरी की गई, ऐसा रूस को लगता है। इसलिए भी रूस और अमेरिका के बीच में खाई पैदा हुई। एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी था कि सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो अब जो सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा था उसकी पूर्ति करने के लिए रूस ने जर्मनी के जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे उनको खंडित किया, और जो उनकी कीमती मशीनें थी उनको रूस भेजना शुरू कर दिया कि जो मेरा नुकसान हुआ है, जर्मनी ने युद्ध में जो मेरा नुकसान किया है, उसकी कुछ तो भरपाई हो सके। और ऐसा करने से अमेरिका व ब्रिटेन जो है वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। और एक कारण ये भी था कि दोनों की विस्तारवादी सोच, अमेरिका की भी और सोवियत संघ की भी विस्तारवादी सोच थी, क्योंकि जर्मनी और इटली ने जब आत्मसमर्पण किया तो दोनों की सेनाएं जर्मनी में भी थी, इटली में भी थी, और दोनों ने जर्मनी और इटली पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ ने क्या किया, जो जर्मन का पूर्वी भाग था, पूर्वी जर्मनी वाला भाग था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया, और अमेरिका ने क्या किया, जो जर्मनी का पश्चिम वाला भाग था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शीत युद्ध में, और आगे भी आप इसका बार बार जिक्र होगा। जो शीत युद्ध का केंद्र था वो मैंने अभी बताया जर्मनी था। तो जर्मनी का बर्लिन शहर, ये बर्लिन है, मान लो ये बर्लिन है, यहाँ पर यूएसएसआर, सोवियत संघ के सैनिक थे, सोवियत संघ का कब्जा था इधर पूर्वी बर्लिन पर, और इधर पश्चिमी जर्मनी या पश्चिम बर्लिन पर अमेरिका का कब्जा था। तो अमेरिका ने कहा कि भाई अब जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो हम अपनी अपनी सेनाएं यहाँ से हटा लेते हैं, लेकिन रूस ने या सोवियत संघ ने ऐसा करने से मना कर दिया। सोवियत संघ ने कहा कि नहीं, हमारी सेना यहीं रहेगी। तो जब सोवियत संघ ने कहा हमारी सेना यहीं रहेगी, तो फिर अमेरिका ने कहा भाई हम भी क्यों अपनी सेना को लेके जाएं यहाँ से वापस। अब इस चक्कर में जो बर्लिन है, आधा बर्लिन अमेरिका ने कब्जा कर लिया और आधा बर्लिन जो है वो सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने क्या किया, 1948 में जो सोवियत संघ का बड़ा देश है रूस, उसने बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई, पूरी ऐसी 150 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी और बर्लिन को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग पूर्वी बर्लिन कहलाया या पूर्वी जर्मनी, दूसरा भाग पश्चिमी जर्मनी कहलाया। अब रूस ने क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने के
इस भाग से इस भाग में जाने की सारी सड़कें बंद कर दी, सारे रेल मार्ग बंद कर दिए, और जो जल यातायात के भी सारे साधन थे वो भी बंद हो गए कि इधर के लोग इधर नहीं जा सकते हैं और इधर के लोग इधर नहीं जा सकते हैं। पूरा कांटेक्ट जर्मनी का जो था, इधर वाली पूर्वी जर्मनी का, वो पश्चिमी जर्मनी से ख़त्म कर दिया। तो ये जो घटना हुई है इसने जो है शीत युद्ध में आग का काम किया, शीत युद्ध को और भी भड़का दिया। अब ये जो शीत युद्ध के कारण हमने पढ़े, अब हम पढ़ लेते हैं शीत युद्ध के परिणाम। परिणाम क्या हुआ भाई? शीत युद्ध जो ये चल रहा था इसके क्या रिज़ल्ट निकल के आया? एक रिज़ल्ट तो ये निकल के आया कि जो एशिया महाद्वीप थे और अफ्रीका महाद्वीप थे, इनमें जो है नए नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। भाई जैसे हमारा भारत देश था, हमारा भारत देश ब्रिटिश का उपनिवेश था, ब्रिटिश का गुलाम था, हमारा भारत देश भी आज़ाद हो गया था। ऐसे ही अफ्रीका और एशिया के और जो दूसरे देश थे वो, उन देशों में भी जो है स्वतंत्रता, कई देशों ने जो है वो अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिर से प्राप्त करी, जिसमें भारत है, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। ये जो देश थे, ये एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, ये इनको आज़ादी मिल गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे सिविक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शीत युद्ध में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। गुट निरपेक्ष, जो गुट निरपेक्ष का मतलब है कि जो किसी भी गुट में नहीं रहते। जैसे मैंने अभी बताया कि शीत युद्ध में दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका का गुट और एक रूस या सोवियत संघ का गुट। तो अमेरिका विश्व के सभी देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था, रूस विश्व के सभी देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे, खास तौर से भारत, वो ऐसे थे कि न तो वो अमेरिका के गुट में शामिल हुए, न वो रूस के गुट में शामिल हुए, क्योंकि ये नए नवेले राष्ट्र थे जिनको स्वतंत्रता मिली थी। तो इन्होंने तो कहा कि, भारत ने कहा कि भैया हम अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो अभी तो हमें जो है खुद अपना आर्थिक विकास करना है, इसलिए हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट में शामिल न होना। तो भारत ने जो है कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। न तो भारत अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और न ही भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ। दूसरा रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका ने कई सारे सैनिक संगठन बनाए, जैसे कि आपने सुना होगा नाटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटो का गठन किसने किया? अमेरिका ने किया था, 1949 में हुआ। कि नाटो में ये था कि नाटो के जो देश थे वो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क आदि ये सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रख दिया नाटो। और इसमें जो संधि थी, इसका मतलब ये था कि जो भी देश नाटो के देशों पर आक्रमण करेगा तो सभी देश उससे मिलकर लड़ेंगे। देखो बच्चों, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो यूक्रेन का युद्ध रूस से इसी कारण से हो रहा है क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में जाता तो ये सारे देश मिलकर यूक्रेन के साथ होकर के रूस के साथ लड़ाई लड़ते। तो शीत युद्ध का एक परिणाम हुआ कि कई सारे सैनिक संगठन बन गए, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है 1949 में बना नाटो। और सारे सैनिक संगठन खत्म हो गए, नाटो अभी भी है। और आपको ये ध्यान रखना है, नाटो किसने बनाया? नाटो अमेरिका ने बनाया। और भाई जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो सोवियत संघ क्यों पीछे रहता, रूस क्यों पीछे रहता? तो रूस ने वार्सा संधि के नाम से एक जो है संगठन बनाया, जो कि बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वार्सा संधि भी खत्म हो गई। ये भी एक सैनिक संगठन है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि शीत युद्ध के जो परिणाम निकल के आए हैं वो परिणाम हैं। परिणाम में पहला इम्पॉर्टेंट परिणाम, नए देश आज़ाद हुए, जिसमें जो है भारत, कंबोडिया और लाओस है। दूसरा परिणाम निकला कि अमेरिका ने सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम है नाटो, जो कि अभी भी जीवित है। और सोवियत संघ ने अपना सैनिक संगठन बनाया कई देशों को मिला के, जिसका नाम है वार्सा संधि, जो कि ख़त्म हो गया।
तीसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये निकला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। कुछ देश जो नए आज़ाद हुए थे वो ऐसे निकल के आए जिन्होंने मना कर दिया।